नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं पेट की सीरीज, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन विश्लेषण सहित पढ़ाया जाता है। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। तो बताएंगे किस शासक ने निर्गत किया था। तो ऑप्शन है आपका हुमायूं ने, कि अकबर ने, कि जहांगीर ने, कि शेरशाह ने। तो एक का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो शेरशाह ने। नोट कर लीजिएगा कि शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्रा के इतिहास में परीक्षण का काल था। उसने मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर दिए तथा शुद्ध सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्कों का प्रचलन करवाया, जिनकी तौल एवं आकार निश्चित था। उसने चांदी के सिक्के, नोट कर लीजिएगा, रुपए की तौल 180 ग्रेन थी, जिसमें 173 ग्रेन का विशुद्ध चांदी के सिक्के होते थे। इस पर प्रायः अरबी अक्षरों के अतिरिक्त नागरी अक्षरों में भी सुल्तान का नाम अंकित रहता था। अगला देखेंगे आप लोग, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था। हसन निजामी था, कि उतबू था, कि फिरदौसी था, कि आपका चंद्रबरदाई था। तो दूसरे का विकल्प आपका बी हो जाएगा, उतबी था। तो जो महमूद गजनबी के दरबार में शाहनामा के लेखक, किसके लेखक, शाहनामा के लेखक फिरदौसी, लिख लीजिएगा फिरदौसी आपके। इसके अलावा पूछा जाए फिरदौसी, उतबी, और कौन से आदि विद्वान थे। उतबी महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था। इतने लोग रहते थे, लेकिन जो उतबी था ये दरबारी इतिहासकार था। अगला देखिएगा, प्राचीन पुत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था। ताम्रपर्णी के, बी कावेरी के, सी पेरियार के, डी आपका वैगई। तो तीसरे का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी कावेरी। पुहार काकंदी बंदरगाह कावेरी के मुहाने पर अवस्थित है। किस बंदरगाह पर, तो पुहार को और क्या कहते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, काकंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, काकंदी बंदरगाह के कावेरी के मुहाने पर स्थित है। प्रारंभ में चोल शासक करिकाल ने कावेरी तट पर पुहार के बंदरगाह को दुर्ग बनाकर सुरक्षित कर दिया। उसने इस कार्य में सिंघल मतलब लंका के युद्धबंदियों को लगाया था। ईसा की पहली शताब्दी के तमिल साहित्य में पुहार का एक व्यस्त बंदरगाह के रूप में वर्णन मिलता है। तमिल ग्रंथ में इसका नाम पट्टिल नपाले में पुहार का बड़ा सजीव वर्णन मिलता है। अगला देखेंगे, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। तो बताएंगे स्वर्ण सिकरता, बी पलासिनी, सी गंगा, डी आपका ऋजपालिका। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 4 का पहले तो लिख लीजिएगा, किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ऋजपालिका नदी पर। किस नदी पर, तो ऋजपालिका। इनका लिखिएगा कि महावीर का जन्म पूछा जाए तो कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और लिख लीजिएगा, ज्ञात्रिक कुल के, इनका कुल क्या था, ज्ञात्रिक कुल के तथा वज्र संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर 540 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम लिख लीजिएगा त्रिशला था, जो लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी, चेटक की बहन थी, तथा इनकी पत्नी यशोदा थी। किसकी पत्नी, तो महावीर की पत्नी यशोदा थी। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था। और ये 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग दिया था। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या तथा साधना के बाद 42 वर्ष की उम्र में महावीर को जिम्भक ग्राम के निकट, गांव पूछा जाएगा तो लिख दीजिएगा जिम्भक गांव के निकट ऋजपालिका नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु पूछा जाए तो पावा में हुआ था। और कितने वर्ष में, तो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। नोट कर लिए आप लोग। अगला देखिएगा, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा, बुद्धिहाल, बी संगन कल्लू, सी कोल्डिहवा, डी आपका ब्रह्मगिरी। तो 5 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी संगन कल्लू। तो नोट कर लीजिएगा
कि कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद स्थित संगनकल्लू, कहाँ कर्नाटक में है ये, मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक पाषाणकाल पुरास्थल से राख का टीला मिला। विद्वानों का अनुमान है कि यहाँ का जानवर का गोबर इकट्ठा करके आग लगा दी गई थी, जिससे यह टीला बन गया। बुधियाल एक पुरातात्विक स्थल है, यहाँ भी राख के ढेर पाए गए हैं जो मध्य पाषाणकालीन है, जबकि ब्रह्मगिरी और कोल्डिहवा से क्रमशः, ये जो ब्रह्मगिरी और कोल्डिहवा से क्या क्या मिला है तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आपका मानव कब्र एवं धान की खेती का भी प्रमाण मिला है। अब बुधियाल से क्या मिला है तो बुधियाल से राख के ढेर यहाँ भी पाए गए हैं, यहाँ राख के ढेर पाए गए हैं और यहाँ राख का टीला पाया गया है। अगला नोट करते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव का तत्व प्रारंभ हुआ, बताएंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी आपका है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो बताएंगे छठवें का विकल्प कौन सा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा बी भारतीय परिषद अधिनियम 1992। अगला देखते हैं, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था, नमक कानून को निरस्त करना, बी सरकारी के सत्ता की कटौती, सी आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, डी आपका भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो 7 का विकल्प ए हो जाएगा, नमक कानून को निरस्त करना। अगला देखते हैं, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। तो 8वें का विकल्प हो जाएगा डी 1905 ईस्वी में। अगला देखते हैं 1909, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया, कलकत्ता, बी बेलगाम, सी कराची, डी आपका बनारस। तो 9 का विकल्प आपका हो जाएगा डी बनारस। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। तो बताएंगे लॉर्ड कैनिंग ने, बी लॉर्ड विलियम ने, सी लॉर्ड डलहौजी ने, डी आपका बेलेजली ने। तो बताएंगे 10 का कौन सा सही हो जाएगा तो 10 का सी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला देखेंगे 11 नंबर का प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सिंधु, बी ब्रह्मपुत्र, सी यांगटीसी, डी आपका हुआंगहो। तो 11 का बताएंगे कौन सा विकल्प होगा तो सी सही हो जाएगा यांगटीसी। अगला देखते हैं 72 नंबर का प्रश्न है, बृहत ज्वार आता है कब, ए जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, बी जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, सी जब तेज हवा चल रही हो, डी आपका जब रात बहुत ठंडी हो। तो 12 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। अगला देखेंगे 13 नंबर का प्रश्न है कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं अरब सागर में, बी अटलांटिक महासागर में, सी भूमध्य सागर में, डी आपका हिंद महासागर में। तो 13 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी भूमध्य सागर में। अगला देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत अवस्थित है कहाँ, अक्षांश 8 डिग्री 4 दक्षिणी से 37 डिग्री 6 उत्तरी तथा देशांतर 68 डिग्री से 7 पश्चिमी से। अब इसका 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें बताइएगा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 14 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है, 29% है, बी 30% है, सी 31% है, डी आपका 32% है। तो 15 का कौन सा विकल्प हो जाएगा, सी 31%। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है, साख पत्र L/C दिया जाता है एक निर्यातकर्ता द्वारा, बी एक आयातकर्ता द्वारा, सी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, डी आपका जहाजी कंपनी द्वारा। तो 16 का विकल्प आपका हो जाएगा बी एक आयातकर्ता द्वारा। अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, बी लखनऊ में, सी आगरा में, डी आपका नोएडा में।
तो 17 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, कानपुर में। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ये इंदिरा गांधी के द्वारा, बी राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, सी जनता सरकार के द्वारा, डी आपका राजीव गांधी के द्वारा। तो 18 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, जनता सरकार के द्वारा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? ए M1, बी M2, सी M3, डी आपका M4। तो 19 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी M3। अगला देखते हैं, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। ए योजना आयोग से, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, सी वित्त मंत्रालय से, डी आपका वित्त आयोग से। तो 20 का आपका सी सही हो जाएगा, वित्त मंत्रालय से। अगला देखते हैं, 21 नंबर का प्रश्न है कि भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए पहला है आपका LM सिंघवी समिति, बी 2 है आपका PK थुंगन समिति, 3 है आपका अशोक मेहता समिति, 4 है आपका GKB राव समिति। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिएगा। ABCD 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। 21 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 22 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ए केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, डी आपका है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो 22 का विकल्प सी सही हो जाएगा, या तो लोकसभा या राज्यसभा में। अगला देखते हैं, 23 नंबर का प्रश्न है कि भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, बी जापान से, सी आपका दक्षिण अफ्रीका से, डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं, 24 नंबर का है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? ए राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी राज्य की एकल नागरिकता, सी आपका संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, डी आपका भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 24 का? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 25 नंबर का प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी आपका सरदार पटेल। तो 25 का आपका डी सही हो जाएगा, सरदार पटेल। अगला देखते हैं, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। ए वायुमंडलीय दाब से कम, बी वायुमंडलीय दाब से अधिक, सी वायुमंडलीय दाब के बराबर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 का आपका हो जाएगा बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगला देखते हैं, जीव विज्ञान नाम दिया गया। ए अरस्तु को, बी लैमार्क को, सी डार्विन को, डी लिनियस को। तो 27 का विकल्प बी हो जाएगा, लैमार्क। अगला देखते हैं, 28 नंबर का प्रश्न है कि प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज, डी आपका सेलुलोज। तो 28 का आपका हो जाएगा डी, सेलुलोज। अगला देखते हैं, 29 नंबर का प्रश्न है कि फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। ए सौर ऊर्जा से, बी नाभिकीय ऊर्जा से, सी पवन ऊर्जा से, डी भूतापीय ऊर्जा से। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो 29 का विकल्प ए सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा से। अगला देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश की है, किस समय की है, कि प्रकाश की वर्णता की है, कि डी आपका खगोलीय दूरी की है। तो 30 का विकल्प बताएंगे, तो डी हो जाएगा, खगोलीय दूरी की इकाई है। अगला देखते हैं, 31 नंबर का प्रश्न है कि 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है। संख्या ज्ञात करें। 42, बी 18, सी 32, डी आपका 24। तो 31 का आंसर डी हो जाएगा, 24। अगला देखते हैं, एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,27,4 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। A B C D 4 विकल्प हैं,
बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 32 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न है कि 10,201 का वर्गमूल कितना होगा। 91, बी 99, सी 101, डी आपका 111। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो बताएंगे 33 का आपका सही हो जाएगा, सी 101। अगला देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न है कि 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत ज्ञात कीजिए। ए 139/192, बी 135/64, सी 11/32, डी आपका 21/64। तो 34 का विकल्प कौन सा हो जाएगा। ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 35, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 × 10⁶ के बराबर है। ए बताएंगे 83 1000, बी 83 10,000, सी 83 3,000, 81 3,000, डी है आपका 81 30,000। तो 35 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, 35 का। तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं गोदान किसकी रचना है। प्रेमचंद्र की, बी जैनेन्द्र की, सी अज्ञेय की, डी नागार्जुन की। तो कौन सा हो जाएगा 36 का बताएंगे आप। तो 36 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र की। अगला देखते हैं बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। एक कोसों दूर होना, बी गुदड़ी का लाल होना, सी ईद का चांद होना, डी आपका अब तब होना। तो 37 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, ईद का चांद होना। अगला देखते हैं दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ए ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, बी ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, सी आपका ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, डी आपका ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। 38 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। ए वायु अग्नि, बी अग्नि वायु, सी हवा पानी, डी आपका आग पानी। तो 39 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, वायु अग्नि। अगला देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न है कि पक्षी दाना चुग रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताएंगे जो पक्षी है इसका पर्यायवाची नहीं है। पंकज, अंडज, खग, नभचर। तो पंकज मिस कमल होता है और यही आपका नहीं है, यही ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं डायरेक्शन है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो द। ये है आपका पैसेज, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसी से संबंधित जो नीचे प्रश्न है उसका आंसर दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, इसका भी लीजिए आप लोग। अब देखेंगे 41 नंबर का प्रश्न है आपका। Which of the item listed below was not food for prehistoric man? A fossil, B bones, C eggs, D आपका फ्रूट्स। तो 41 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, फॉसिल। अगला देखते हैं ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ए बी सी एंड डी। पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज एन एरर। तो बताएंगे ए you are learning English, B for the last 1 year, C but you so, D no improvement all at all, A B B C C D D। तो बताएंगे 42 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 43 डॉट डॉग इज फेथफुल एनिमल्स। ए भरा जाएगा इसमें कि दा की वन की एंड। तो 43 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। तो इसमें ए ऑप्शन है आपका आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर, बी है आपका आई टोल्ड शीला मे आई नो योर फादर, सी है आपका आस्क्ड शीला कैन आई नो योर फादर, डी है आपका आई क्वेश्चनड शीला विल आई नो योर फादर। तो 44 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये देखेंगे डायरेक्शन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव
सजेस्ट सिलेक्ट वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। तो बताएंगे 45 वाला क्वेश्चन है, द वेटर फिल्ड द ग्लासेज विथ वाटर, द ग्लास वाज फिल्ड विथ वाटर बाय द वेटर। बी है सी ग्लासेज, द ग्लासेज बियर फिल्ड विथ वाटर बाय द वेटर। सी है आपका द वेटर वाज फिल्ड द ग्लासेज विथ वाटर। डी है आपका द वाटर बियर फिल्ड इन द ग्लासेज बाय वेटर। तो 45 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? 45 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न है कि 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? ए सोमवार, बी शनिवार, सी शुक्रवार, डी आपका रविवार। तो 46 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी रविवार। अगला देखते हैं 47 नंबर का प्रश्न है कि यदि 6 7 4 8 5 8 8 4 8 3 2 5 8 6 7 8 3 8 यदि उपर्युक्त अनुक्रम का फर्स्ट पद सेकेंड पद से थर्ड फोर्थ के साथ बदलता है और इसी तरह वहाँ कितने 8 हैं जो अपने बाएं और साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित हैं? ए 2, बी 0, सी आपका 3, डी आपका 1। तो 47 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो बी 0। अगला देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध को दर्शाया गया है। दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। कथन ए बी सी डी मतलब इस तरीके से है, आप निष्कर्ष निकाल के बताइएगा ए बी सी डी में कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो 48 का आपका बताएंगे बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला 49 नंबर का है ये कथन, देखिएगा। कथन है आपका कि NAC समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की थी। कार्यवाही के निर्देश विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। दो कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा बताएंगे। 49 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बताएंगे फटाफट आप लोग। तो 49 का आपका सही हो जाएगा ए सही हो जाएगा। एक व दोनों सशक्त हैं। अगला देखेंगे 50 नंबर का प्रश्न है कि यदि किसी कोड भाषा में EXTRANET को 9 हैज 416394 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और टेक्नोलॉजी को 4927358550 स्टार के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो TOLERANCE को उस कोड भाषा में लिखा जाएगा। बताएंगे ABCD 4 ऑप्शन है आपके सामने। 50 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं मधुशाला किनकी कृति है? ए मैथिली शरण गुप्त की, बी रविंद्रनाथ टैगोर की, सी हरिवंश राय बच्चन की, डी आपका जयशंकर प्रसाद की। तो 51 का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। अगला देखते हैं 52 नंबर का प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? ए सितार से है, बी तबला से है, सी सरोद से है, डी आपका बांसुरी से है। तो 52 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, तबला। अगला देखते हैं 53 नंबर का प्रश्न है कि भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? ए पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, सी वनारोपण, बी है वनारोपण, सी है वनस्पति हटाकर, डी है अति चराई करके। तो बताएंगे भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो वन रोपण के द्वारा, वन को लगाकर। अगला देखते हैं 54 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी योजना आयोग, सी आपका वित्त मंत्रालय, डी आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो 54 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। बताएंगे आप लोग 54 का सी वित्त मंत्रालय। अगला देखते हैं 55 नंबर का प्रश्न है कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ए छत्तीसगढ़ की, बी गोवा की, सी हिमाचल प्रदेश की, डी आपका झारखंड की। तो 55 का विकल्प आपका हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, गोवा। अगला देखते हैं 56 नंबर का प्रश्न है
कि माले डॉट डॉट की राजधानी है? ए अल्जीरिया की, बी मालदीव की, सी आपका केन्या की, डी आपका मॉरिशस। तो 56 का विकल्प हो जाएगा बी आपका मालदीव। अगला देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? ए मुख्य न्यायाधीश को, बी उपराष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी आपका लोकसभा अध्यक्ष को। तो 57 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी उपराष्ट्रपति को। अगला देखते हैं, 58 नंबर का प्रश्न है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आपका राजस्थान, डी आपका महाराष्ट्र। तो 58 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं, तो बताएंगे शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को, बी 10 नवंबर को, सी 11 नवंबर को, डी आपका 12 नवंबर को। तो बताएंगे 59 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी 10 नवंबर को। अगला देखते हैं, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है ए 1 दिसंबर, बी 3 दिसंबर, सी 5 दिसंबर, डी आपका 7 दिसंबर। तो 60 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो ए 1 दिसंबर। अगला देखते हैं, 61 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया 5 से 11 अप्रैल 2022 तक, बी 14 से 20 अप्रैल 2022 तक, सी 15 से 21 अप्रैल 2022 तक, डी आपका 18 से 24 अप्रैल 2022 तक। तो 61 का विकल्प हो जाएगा बी 14 से 20 अप्रैल 2022 तक। अगला देखते हैं, 62 नंबर का प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? ये उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी सिक्किम, डी आपका असम। तो 62 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा असम। अगला देखते हैं, 63 नंबर का प्रश्न है कि रायसीना संवाद डायलॉग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। 2 है इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 3 है आपका, इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अब ये है आपका, इसमें बताइएगा आपका 63 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ए बी सी डी है, बताएंगे कि 63 का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला देखेंगे, 64 नंबर का है कि अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ए लखनऊ में, बी भोपाल में, सी नई दिल्ली में, डी आपका मुंबई में। तो 64 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी भोपाल। अगला देखते हैं, 65 नंबर का क्वेश्चन है कि 26 से 30 अप्रैल 2022 तक राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी बीजिंग, सी आपका सिंगापुर, डी आपका मनीला। तो 65 का विकल्प हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा नई दिल्ली। अगला देखते हैं, 66 नंबर का प्रश्न है कि IRAD परियोजना को किस प्रदेश के शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? ए मध्य प्रदेश, बी दिल्ली, सी राजस्थान, डी आपका चंडीगढ़। तो 66 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बताएंगे आप लोग, 66 का डी सही हो जाएगा चंडीगढ़। अगला देखते हैं, 67 नंबर का विकल्प है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तेलंगाना ने, बी बिहार ने, सी आंध्र प्रदेश ने, डी आपका तमिलनाडु में। तो 67 का आपका हो जाएगा बी बिहार में। अगला देखते हैं, 68 नंबर का प्रश्न है आपका कि 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? गुजरात, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी आपका तमिलनाडु। तो 68 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा गुजरात। अगला देखते हैं, 69 किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है? दक्षिण पूर्व रेलवे, बी मध्य रेलवे, सी दक्षिण मध्य रेलवे, डी आपका है दक्षिण पश्चिमी रेलवे। तो 69 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी दक्षिण मध्य रेलवे।
अगला देखेंगे 70 नंबर का प्रश्न है कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बन गई? ए एयर इंडिया, बी इंडिगो, सी स्पाइस जेट, डी आपका गो एयर। तो 70 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, इंडिगो। अगला देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और लिखे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, घड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी नहीं पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूद कर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। तो बताएंगे इसमें कौन सा आपका सही होगा। 71 का क्वेश्चन है कि बच्चे की कमीज हिलाना क्या व्यक्त करता है? बच्चे की सूझबूझ को, बी बेवकूफ़ी को, सी शरारत को, डी असावधानी को। 73 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए सूझबूझ को। अगला देखते हैं 72 नंबर का प्रश्न है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? एक गाड़ी लेट हो रही थी, बी बच्चे की जिंदगी का सवाल था, सी उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, डी ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी। तो 72 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा एक क्रोध का भाव, बी दुख का भाव, सी शाबाशी देने का भाव, डी निंदा का भाव। तो 73 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी शाबाशी देने का भाव। अगला देखेंगे 74 नंबर का प्रश्न है, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? त्याग को, बी धैर्य को, सी उत्साह को, डी आपका परहित को। तो 74 का विकल्प डी हो जाएगा, परहित को। अगला देखते हैं, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? उसे घड़ी अच्छी लगती थी, बी रेल के आने का समय हो रहा था, सी घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, डी रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था। तो 75 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए थे तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी ना थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। इसमें बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि बरसों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां, तो दूसरी ओर विभिन्न खेलों के संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का। तो बताएंगे आप लोग, खेल में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं क्योंकि वहाँ है आपसी गुटबंदी, खिलाड़ियों की उपेक्षा, सी दोषपूर्ण नीतियाँ, डी आपका है खेलों को राष्ट्र सम्मान। तो कौन सा विकल्प 76 का सही होगा आपका? तो 76 का डी सही हो जाएगा, खेलों को राष्ट्र सम्मान। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है आपसी गुटबंदी, बी खेलों का गिरता स्तर, सी ओलंपिक पदक, डी आपका राष्ट्रीय
प्रतियोगिताएं, तो 77 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, खेलों का गिरता स्तर। अगला देखेंगे, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, ए दोषपूर्ण नीतियाँ, बी संघों की गुटबाजी, सी आपका सुविधाओं का अभाव, डी है खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। तो 78 का विकल्प आपका हो जाएगा, 78 का विकल्प कौन सा होगा, तो आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, खिलाड़ियों को सुविधा देने से, बी अभ्यास करने से, सी आपसी गुटबंदी होने से, डी आपका खिलाड़ियों को सम्मान देने से। तो 79 का आपका सी सही हो जाएगा, आपसी गुटबंदी होने से। अगला देखते हैं 80 नंबर का प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में से नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि। तो 80 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, खेल। अगला देखेंगे, निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दे। बार ग्राफ में वर्ष 1975 से 1987 तक मुद्रास्फीति का वार्षिक दर प्रतिशत में दी गई है, बताएंगे कौन सा विकल्प इस पे होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी से संबंधित ये 81 नंबर का प्रश्न है उसको करिएगा। तो वर्ष 1975 से 1987 के बीच तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी वृद्धि हुई है, 10%, बी 20%, सी 30%, डी आपका है 36%। तो 81 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। 81 का डी 36%। अगला देखते हैं 82, मुद्रास्फीति के परिवर्तन की निम्नतम दर इनमें से कहाँ थी, ए विकसित देशों में, बी यूके, सी आपका विश्व में, डी आपका तीसरी दुनिया में। तो 82 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, विश्व में। अगला देखते हैं 83 नंबर का प्रश्न है कि विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ए संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था, विकसित देशों का स्फीति पर बेहतर नियंत्रण था, सी है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और विकसित देशों में मुद्रास्फीति दर एक जैसी ही रही, डी है आपका कोई निर्णय नहीं निकाला जा सकता। तो 83 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 84 नंबर का है कि वर्ष 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी बढ़ोतरी हुई, 135%, बी 126%, सी आपका 122%, डी आपका है 200%। तो 84 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 126%। अगला देखते हैं 85 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 1975 और 1987 के तीसरी दुनिया यूएसए और यूके के बीच मुद्रास्फीति की दर में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 294 अनुपात 362, बी 362 अनुपात 294, सी है 293 अनुपात 362, डी है आपका 362 अनुपात 293। तो 85 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं 86 से 90, ये है आपका ग्राफ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी से संबंधित जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उसको करिएगा। तो देखिएगा 86 नंबर का प्रश्न है कि विविध मत पर कितने प्रतिशत राशि खर्च हुई। तो 7 सही 2/17, बी 7 सही 2/7, सी 11 सही 1/9, डी है आपका 9 सही 1/11। तो 86 का विकल्प हो जाएगा सी, 11 सही 1/9। अगला देखेंगे जलपान पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ, ए 13 सही 1/2, बी 2 सही 2/27, 2/27, सी आपका 1/27, डी आपका 10। तो 87 का विकल्प आपका हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 88, कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना है, ए 153 लाख, बी 315 लाख, सी आपका 135 लाख, डी आपका है 531 लाख। तो 88 का विकल्प सी सही हो जाएगा, 135 लाख। अगला देखेंगे 89 नंबर का प्रश्न है कि मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारियों के वेतन के बीच अनुपात कितना है, 1:4, बी 4:3, सी 3:4, डी है आपका 4:1। तो 89 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 90 नंबर का प्रश्न है कि यातायात पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ, ए 3/29, बी 4/27, सी आपका 6/25, डी आपका 2/27। तो 90 का बी ऑप्शन सही होगा, 4/27। अगला देखते हैं
यह तालिका 3 वर्ष के दौरान 5 अलग अलग कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है। यह दिया गया है कि प्रत्येक कॉलेज से हर वर्ष 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। ये है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी से संबंधित जो 91 से क्वेश्चन दिए गए उनका आंसर दीजिएगा कि निम्न में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों से कम रहा है। बी है, सी, एफ है, डी, ए। तो 91 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं 92 का है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत लगभग क्या है। 12.8%, बी 13.2%, सी है 13%, डी है आपका 13.4%। तो 92 का विकल्प आपका हो जाएगा बी 13.2%। अगला देखेंगे 93 प्रश्न है कि वर्ष 2015 में कॉलेज ई के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। 17:7, बी 18:7, सी है 9:5, डी है 4:3। तो 93 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 94, यदि सभी 5 कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को वृत्त आरेख पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है तो कॉलेज सी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्य खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण निकटतम पूर्ण संख्या में क्या होगा। 67 डिग्री, 69 डिग्री, 79 डिग्री, 77 डिग्री। तो 94 का विकल्प आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 95 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2016 कॉलेज सी के उत्तीर्ण और वर्ष 2017 कॉलेज ए के उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात क्या है। 22:18, 22:17, 44:37। इनमें से कोई नहीं। तो 95 का विकल्प आपका हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 96 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दी गई तालिका में एक गांव में वर्ष 2011 से 2016 तक के शिक्षित लोग तथा कुल जनसंख्या को दर्शाया गया। वर्ष, शिक्षित लोग और कुल जनसंख्या, ये पूरा नोट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी से संबंधित आप आंसर दीजिएगा। तो उम्मीद है ले लिए होंगे। 96 देखेंगे कि वर्ष 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। 26.49, बी 27.92, सी 29.14, डी आपका 22.47। तो 96 का विकल्प हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 97 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि लगभग हुई है। ए 1, बी 3, सी आपका 4, डी आपका 7। तो 97 का आंसर हो जाएगा ए का 1। अगला देखते हैं 98 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ए 10.4, बी 11.5, सी आपका 16.5, डी आपका 21.2। तो 98 का विकल्प आपका होगा ए सही हो जाएगा 10.4। अगला देखते हैं 99 का है कि वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक शिक्षित लोगों की औसत संख्या क्या है। 1370.6, बी 980.5, सी 1070.5, डी आपका है 1105.5। तो 99 का आंसर आपका होगा कौन सा, डी सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 100, वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2014 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ए 9.50%, बी 9.40%, सी है 8.50% और डी है आपका 9.42%। तो बताएंगे ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को आगे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बताएंगे 100 का आपका डी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।